हेलो फ्रेंड, मैं सुनील वर्मा आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में सुनील यूथ हब में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सी जी टेट और सी टेट में जो हिंदी भाषा के क्वेश्चन आए हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में सी जी टेट 2022 प्राइमरी और मिडिल, साथ ही साथ 2024 के क्वेश्चन रहेंगे। उसके साथ सी टेट 2024 दिसंबर और जुलाई में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका भी हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा। जुलाई 2025 में तो सी टेट हुआ नहीं है और अभी दिसंबर 2025 का भी फरवरी में 8 फरवरी को होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सी जी टेट 2022 प्राइमरी में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीएससी प्री के सी सेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, फिर हिंदी। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। भाषा का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी तरीका कहा जा रहा है। तो कहानी कहना, कहानी लिखना और घटना वर्णन, ये भाषा आकलन का उच्च तरीका होता है, जबकि सबसे कम प्रभावी तरीका श्रुति लेख है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ और दल। तो दल जो है समूहवाचक का है, लोहा जो है और बुढ़ापा ये दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण जो है वो पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। ए, तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है। बी, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। सी, तुम्हारे घर में क्या खाया तुम तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया। और डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो इसमें बहुभाषिकता को पूछा जा रहा है कि अलग अलग भाषा में माँ को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, इसको व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को बताना है आपको। पहला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। और डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पहला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है वो सही होगा। मैं गाने का कसरत नहीं रियाज कर रहा हूँ, ये सही हो जाएगा। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। इस समय आपकी आयु आप या फिर इस समय आप 40 वर्ष के हैं, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो उपसर्ग युक्त शब्द को बताना है। उपसर्ग वह शब्द है जिसके सामने में कुछ शब्द लगकर उसके अर्थ को बताते हैं, जैसे भिक्षुक, परिधि, मृग्या और इच्छा। तो परिधि जो है वो उपसर्ग युक्त प्रत्यय है, उपसर्ग युक्त शब्द है, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। निम्न क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। तो बहुब्रीहि समास युक्त शब्द जो है वो सट्रास नहीं है। तो बहुब्रीहि समास का शब्द नहीं है कहा जा रहा है। तो सट्रास जो है बहुब्रीहि समास का शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ते हैं, पढ़ता है लड़का पढ़ता है पुस्तक, और पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो आप तो पढ़ के समझ जाएंगे, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो ये कारक कहलाता है। क्रिया किसी काम का होना कहलाता है, और क्रिया की जो विशेषता बतला रहा है वो क्रिया विशेषण है। संज्ञा जो किसी चीज़ को इंगित करता है, किसी वस्तु, जाति, स्थान को, वो संज्ञा है। जबकि कारक संज्ञा सर्वनाम के भी संबंध बताता है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास वे समास होते हैं जिसमें नंबर आते हैं, जैसे पंचवटी, त्रिभुवन और चतुर्भुज। इस सब में नंबर है 5, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज जो है वो 4 भुजाओं का समूह या फिर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जबकि इसमें द्विगु समास का उदाहरण नहीं है बोला जा रहा है। तो चतुर्भुज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पसेरी भी द्विगु समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब आप प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखते हैं तो बच्चा जो है टेलीविज़न देख के ज़्यादा सीखता है। छोटे बच्चे लोग टेलीविज़न, मोबाइल देख के ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41,
हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? हिंदी व्याकरण में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वहीं संस्कृत के व्याकरण में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा सीखने का प्रथम चरण है। तो बच्चा जो है सुन के भाषा सीखता है, पहले सुनता है और फिर उसी को कॉपी करके बोलने का प्रैक्टिस करता है, तो सुन के भाषा पहले सीखता है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी बोलते हैं। वाचाल और वक्ता जनरली ज़्यादा बोलने वालों को वाचाल कहते हैं और मृदुभाषी जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी बोलते हैं, जबकि कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। संदेहवाचक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात का संदेह हो, जैसे तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उसमें संदेह है कि उसने खा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में लिया जाता है? किस खेत की मूली, ये तो बोलचाल की मुहावरा है, आप सभी यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकारहीन। क्वेश्चन नंबर 44, निशाचर का अनेकार्थिक शब्द हो सकता है। तो निशाचर का जो है अनेकार्थिक शब्द जो है वो है उल्लू, ऑप्शन ए, उल्लू को निशाचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो घोड़े बेचकर सोना जो है वो बेफिक्री के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का अर्थ होता है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका करेक्ट आंसर है पहला, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। एक बार सम्मान उतर गया तो फिर उसको क्या चीज़ की चिंता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम स्वयं अड़ा को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसको ये दिखाएंगे कि अड़ा को कैसे बोलते हैं सही तरीक़ा से, और फिर उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द कहा जा रहा है, तो चिंतन, मनन और विचार ये तीनों सेम ही है, उसमें चिंतन करना ही है, जबकि नश्वर जो है इसका विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द भी बार बार व्यापम ने पूछा हुआ है, गिरा, वनिता, वागीसा, कंचन। तो वागीसा वनिता है, वनिता जो है स्त्री का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 53, सामान्य बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो जो एक 6 से 7 महीने का जो बालक होता है वो ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 57, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ सीधा है उच्च और साधारण की तुलना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण की तुलना की जा रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54, भाषा विकास के प्रमुख चरण निम्न हैं। तो भाषा विकास के प्रमुख चरण, ये क्वेश्चन भी बार बार आए हुए हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो भाषा विकास का प्रमुख चरण क्रमशः कौन कौन सा है? ऑप्शन ए, पहले अंगीकृत करेगा, आंगिक, फिर वाचिक बोलना स्टार्ट करेगा, फिर उसको लिखेगा, लिखने के बाद यांत्रिक। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। तो जो वत्स है, वत्स जो है तत्सम शब्द है, खेत, पिता और राय। तो इन सब में वत्स जो है तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर जो मतलब उच्चारण में कम समय लेता है वो है अ। अ जो है ह्रस्व स्वर है, बाकी आ, उ, ई ये जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। अनुस्वार युक्त शब्द है, तो अनुस्वार युक्त शब्द को इसमें पहचानना है। कार्य, अग्र, अंगूर और गांव। तो अंगूर जो है वो अनुस्वार युक्त शब्द है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट, सीजी टेट 2022 जो मिडिल क्लास है 6 to 8, उसमें हिंदी के क्वेश्चन कैसे आए थे। क्वेश्चन नंबर 31, किताब का विश्लेषण रूप है, विशेषण रूप है। तो किताब का विशेषण जो होता है वो होता है किताबी ज्ञान जो बोलते हैं ना, वो उसकी विशेषता बतलाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूनाथ जिसमें मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है?
तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो उसको चीर महान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द, ये अभी अभी 2022 प्राइमरी कक्षा के हिंदी भाषा में भी देखे थे और यहाँ पे भी पूछा गया है अनुनासिक ध्वनि युक्त शब्द। तो ऑप्शन है गंध, संग, भांति और अंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भांति जो है अनुनासिक ध्वनि युक्त शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है? ए, व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में नुकसान होना। बी, बहुत गुस्सैल व्यक्ति। सी, गलतफहमी होना। और डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो आप समझ जाए होंगे कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। क्वेश्चन नंबर 37, ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ है? ढाक के तीन पात लोकोक्ति को बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ढाक के तीन पात का अर्थ है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 34, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? तो कृपया बैठ जाइए जो है संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है और फिर विस्मयादिबोधक है। तो कृपया बैठ जाइए जो है वो आज्ञावाचक है। क्वेश्चन नंबर 38, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वचन संबंधी शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ए, तीन घटनाएं घटित हुई। बी, तीनों घटना घटित हुई। सी, तीन घटना घटित हुई। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तीन घटनाएं घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वाक्य अथवा अवतरण को जो का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी वाक्य या किसी व्यक्ति के कथन को जो का त्यों लिखने के लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि युगल उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार जो है, तो इसका करेक्ट आंसर है साहित्य का आधार इस साहित्य में जो है वो सुंदर और सत्य को पाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कबूतर का जो पर्यायवाची शब्द है, ए, कुक्कुट, परावत, कोर या हरिर। तो जो है परावत जो है इसका करेक्ट आंसर है। कबूतर का पर्यायवाची जो है परावत होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया आपको पहचाननी है। आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया के सभी रूपों को देखकर जाएंगे, सभी भेद को देखकर जाएंगे क्रिया के, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? अपनाना शब्द जो होता है ना, नाना जिसमें आना है, वो नाम धातु क्रिया के उदाहरण कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लेखन क्रिया करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लेखन क्रिया करते समय जो है तुल्यता सूचक चिन्ह, वर्जन चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या फिर तारक टिप्पणी चिन्ह। तो ऑप्शन डी, टिप्पणी तो बताया गया क्वेश्चन में, उसके लिए तारक टिप्पणी चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है? मौन पठन का मुख्य उद्देश्य शांति के साथ पढ़ना, गहन अर्थ ग्रहण करना, चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना और जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना। तो इसका करेक्ट आंसर है गहन अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो जब विद्यार्थी सुनता है किसी चीज़ को तो उसमें ध्वनियों के बीच में अंतर करने की कला का विकास होता है, पहचानने की क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 46, झिलमिल कौन सा शब्द है? तो झिलमिल जो है वो विदेशी शब्द है, देशज, तद्भव और तत्सम, ये पहचानना है। तो जो झिलमिल जो है वो देशज शब्द है, यानी कि देश में ही जन्म हुआ है, देश में आपसी बोलचाल में बोला जाने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? ऊंट, खिड़की, लोटा या हलवाई। तो हलवाई जो है वो विदेशी शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47, मोहरा क्या होता है?
तो मुहावरा जो होता है वो वाक्य का अंश होता है, यानी कि वाक्य होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 52, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभ्युदय जब इसका आप विच्छेद करके देखेंगे तो अभिधन उदय आता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अभ्युदय का उपसर्ग जो है अभी है। क्वेश्चन नंबर 48, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो स्पृश्य को विलोम बनाने के लिए उसमें अगर अ लगा देते हैं तो अस्पृश्य हो जाएगा, उसका विलोम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया है तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? इसको व्यापम ने विलोपित किया है। क्वेश्चन नंबर 49, यह पुस्तक रमक को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो इसमें कारक आपको पहचानना है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो जो एग्जाम लिया गया है व्यापम ने जो आंसर लिया वो है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 54, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का जो तद्भव रूप होता है अटल, अटाला, अटारी या फिर अटारा, तो इसका करेक्ट आंसर है अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होता है। क्वेश्चन नंबर 55, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे, उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न शरीर सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसमें शीर्षक पहचानना है, निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी और कर्तव्य। विद्यार्थी और कर्तव्य इसका उचित शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 59, अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का अर्थ है तो गगरी में फूटा होना, झूठ बोलना, सेखी बघारना या अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। तो अधजल गगरी छलकत जाए भी बार बार पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है डी, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। क्वेश्चन नंबर 56, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लेखन कौशल की बात की जा रही है, सुलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अनुभव लेख और श्रुति लेख। तो प्रश्नों के उत्तर तो आप रट के भी लिख सकते हैं, जबकि अनुभव लेखन जो होता है वो लेखन कौशल का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। 57 सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व, ये चारों जो है अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन सी या जो है सही आंसर है। तो इस तरह सीजी टेट 2022 प्राइमरी और मिडिल के हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से सीजी टेट 2024 मिडिल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या पूछा गया है कि अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुदित का संधि विच्छेद अनु प्लस दित, अनुधन दित, अनुदित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला, यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, ये करेक्ट है। पुरुष जाति की बोध कराने वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध कराने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है, ये भी सही है। तीसरा बोला जा रहा है कि जड़ जाति है तो संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग है, तो वाचक शब्द जो है नपुंसक लिंग है। इसको आगे देखते हैं। और ऑप्शन 4 बोला जा रहा है, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की ही तरह हिंदी में भी 3 लिंग माने जाते हैं, तो ये तो गलत बात है। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो चौथा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में संवृत्त स्वर युग्म है। संवृत्त स्वर युग्म जो है ऑप्शन ए, उ और उ जो है वो संवृत्त स्वर युग्म कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं? तो स्वर संधि के शब्द आपको पहचानने हैं इसमें। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी, स्वल्प, विद्यार्थी, नाविक। ये मैं डायरेक्ट आंसर ही बताते जा रहा हूँ, आप थोड़ा पॉज कर करके देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप खुद से बना के देखिएगा, उसके बाद आंसर को देखिएगा। और आंसर अगर आप पहले देख भी लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर वो वर्ड आता है, वो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो
हो सकता है कि आपको डायरेक्ट आंसर याद आ जाए और वहाँ पे भी आप सही करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सुमेलित कीजिए। व्यंजनों को मिलाना है कि वो कहाँ से उच्चारित होते हैं। कंठ, कंठ से क वर्ण उपयोग, कंठ से क वर्ण उच्चारित होता है, क ख ग घ, तो यहाँ पे ग दिया हुआ है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से, दंत से जो होता है वो त वर्ण होते हैं, त थ द ध न, और दंत ओष्ठ से व। तो इस तरह मिला के आप देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची बहुत बार पूछा जा चुका है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बोला जा रहा है, तो जो है शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि है तुरंग और बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 40, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। युयुत्सु, युद्धरत, योद्धा, युद्धवीर। तो जो युयुत्सु होता है उसका अर्थ होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम शब्द बताना है। संयुक्त का विलोम संधि युक्त होता है, या फिर यज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, या समस्त का अभ्यदय। इसमें विलोम शब्द बताना है, तो करेक्ट आंसर है अल्पज्ञ कम जानने वाला और बहुज्ञ अधिक जानने वाला, ये उसका विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उसके मूल भाषा से सुमेलित कीजिए। पपीता, रिक्शा, चाकू और अंगूर। रिक्शा और अंगूर, रिक्शा और चाकू को आप याद रखिएगा। रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है और चाकू जो है वो तुर्की का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द आपको बताना है। मट्टिका, मृष्टिका, मृत्तिका, या फिर मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 42, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण बताइए। तो जो कुशाग्र है वो उस विद्यार्थी की विशेषता बतला रहे हैं। कुशाग्र जो है विद्यार्थी की विशेषता बतला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है। तो तत्पुरुष समास से निर्मित शब्द आपको पहचानने हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी। मुंह तोड़, लोकोत्तर और गंगा जल जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43, गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो गरिमा महिमा से अच्छा गाती है वाक्य में अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 44, संज्ञा के संबंध में सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। बी, हिंदी में लिंग व्याकरण पहचान है। सी, यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। और डी, लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूपांतरण होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि तीसरा गलत है। एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है। अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। पहला, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बी, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। सी, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और डी, अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यह अशुद्ध वाक्य है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की एक माला होती है। क्वेश्चन नंबर 45, वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम किस भेद के रूप में जाना जाता है। तो वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार आपको बताना है। विधानवाचक वाक्य है कि विधिवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या फिर विस्मयवाचक वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो है संकेतवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 46, रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य और विशेषण, विशेषण जो विशेषता बतलाए और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाती हो। तो रवि की विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसमें रवि जो है विशेष्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिलता है? तो द्वंद्व और तत्पुरुष में योजक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है कहा जा रहा है? तो नहीं है को आप ध्यान में रखेंगे। अर्धविराम सही है, निर्देशक चिन्ह भी सही है, हस्प्रद और त्रुटिपूर्ण जो चिन्ह होता है वो इस तरह का एरो डाल के ऊपर में सही वर्ड को लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और अल्प विराम भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है? इसमें लोकोक्ति दिया गया है और दूसरा उसका अर्थ दिया गया है और बताया जा रहा है कि कौन उसका अर्थ नहीं है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ होता है समस्या को जड़ से मिटाना। बी, होनहार गिरवान के होत चिकते पात, इसका अर्थ बताया गया है स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। ये गलत आंसर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सी और डी को भी देख लेते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ भलाई करके भूल जाना चाहिए, ये भी सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगते, इसका अर्थ है समय आने पर काम होता है जल्दबाजी से नहीं, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात असत्य है? असत्य बात को आपको पहचानना है। प्रत्येक भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो उस भाषा भाषी के लिए मातृभाषा या अपनी भाषा है। बी, कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। सी, विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। और डी, विदेशी भाषा भी अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 54, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ को ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन और रिपीट व्यापक में और पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए कि इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि युद्ध में मारा जाना। खेत रहना का अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। क्वेश्चन नंबर 55 को व्यापक के द्वारा विलोपित किया गया। चलते क्वेश्चन नंबर 52 का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला, वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है। बी, कम वर्षा से कृषि पर सूखे का संकट आ जाता है। काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है। डी, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, का बरखा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गया तो पानी गिरने का क्या अर्थ है? तो उसी को बताया गया ऑप्शन डी, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ हो जाती है। एक बार काम बिगड़ गया तो उसका सहायता करने का भी व्यर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें गद्यांश दिया गया है और प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको व्यापक ने विलोपित किया था। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 57 को भी व्यापक ने विलोपित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है लिखे हुए से अर्थ गणना, वर्णों को जोड़कर उच्चारण करना, सी, वाक्यों को पहचान पाना और डी, ध्वनि और प्रतीकों को जोड़ना। तो पढ़ने का सही अर्थ होता है कि आप जो पढ़े उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि लिखे हुए अर्थ गणना अर्थ पूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 59, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें। स्क्रिबलिंग, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, प्रिंट चेतना। ए, शब्दों को चित्रों के रूप में पढ़ना, पठन अभिनय। बी, ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच संबंध। सी, लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन। और डी, ध्वनियों को छोटी इकाइयों के रूप में पहचानना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहले का सी। स्क्रिबलिंग का अर्थ होता है लिखकर कुछ व्यक्त करने के लिए घसीटा लेखन, जैसे डॉक्टर लोग घसीटते हैं वैसे टाइप का घसीटा लेखन को बोलते हैं स्क्रिबलिंग। सेकेंड का डी होगा ध्वनि जागरूकता, मतलब ध्वनियों की छोटी इकाइयों के रूप में पहचानना। और थर्ड का बी होगा डिकोडिंग का अर्थ है ध्वनि तथा प्रतीकों के बीच सहसंबंध बताना। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन को लिखिए। पहला, 0 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते हैं। असत्य कथन को आपको बताना है। दूसरा, छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपनी घर की भाषा में सीखते हैं। सी, छोटे बच्चों के पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए, ये तो सही है, ये अशुद्ध वाक्य है। और चौथा, शुरुआती स्तर पर सीखने सिखाने में खेल बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसका पहले करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी, यानी कि कथन पहला और तीसरा जो है वो असत्य कथन है।
असत्य कथन है यानी कि वो गलत है। 0 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चे जो है भाषा बहुत धीमी गति से नहीं, जल्दी सीख जाते हैं। और तीसरा गलत है, उसमें कहा गया है कि छोटे बच्चों के साथ पठन एवं लेखन की शुरुआत स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए। नहीं, इसमें मदर टंग को प्रेफरेंस दिया जाता है, मदर टंग में होनी चाहिए पढ़ाई, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ से सीजी टेट 2024 के हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कि सी टेट जुलाई 2024 में क्वेश्चन कैसे आए थे। और सी टेट की बात करूं तो सी टेट में हिंदी से कंफर्म है गद्यांश आने हैं। एक गद्यांश दिया रहेगा, वैसे 2 गद्यांश आते हैं, 2 गद्यांश दिया रहेगा और उसको पढ़ के फिर उसका अर्थ निकालना है, उसके ग्रामर बताने हैं, तो गद्यांश रहता है। और एक ही प्रश्न में एक ही गद्यांश के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। यानी कि आप एक गद्यांश पढ़ लिए तो नई नई में 9 से 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। सी टेट में मैं एक बात और बता दूं, जो सी टेट का फॉर्म भरते समय अपनी भाषा को, लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी चूज़ किए हैं, वो पहले इस पार्ट को बनाएंगे, भाषा फर्स्ट हिंदी को। और जो हिंदी को सेकंड सेलेक्ट किए हैं वो पेपर में सेकंड हिंदी लिखा रहता है, उसको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये भाग 5 भाषा 2 हिंदी लिखा है। यानी कि जो हिंदी को अगर फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं तो आप पहले पार्ट को बनाएंगे, और जो हिंदी को सेकंड भाषा सेलेक्ट करे हैं वो भाषा 2 हिंदी को सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है, सी टेट के पेपर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। सीडीपी के रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे, साइंस के रहेगा, सोशल साइंस का रहेगा, हिंदी इंग्लिश के फर्स्ट एंड सेकंड रहता है, और हिंदी का भी फर्स्ट एंड सेकंड रहता है। उसके साथ ही साथ जो अदर लैंग्वेज हैं, 22 भाषाओं जो है संविधान में जो 22 भाषाएं, उसका भी उसमें क्वेश्चन रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सी टेट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय भाषा 1 हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो भाषा 1 हिंदी लिखा है उसको पहले आप सॉल्व करेंगे, और इंग्लिश को भाषा 2 सेलेक्ट किए हैं तो इंग्लिश का भी 2 लिखा रहेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं गद्यांश को और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। गद्यांश एक तो दिया हुआ है, इसमें 91 to 99 क्वेश्चन इस गद्यांश के बेस पे पूछे गए हैं। तो गद्यांश वाले पढ़ते हैं, और मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन जाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं, और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो ये एक गद्यांश हुआ। अब देखते हैं कि इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कालजयी से तात्पर्य है। कालजयी यानी कि काल से तात्पर्य होता है हर काल में प्रासंगिक हो, काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, अल्प काल तक रहने वाला, और जो काल विशेष में बंधा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है हर काल में प्रासंगिक हो। साहित्य जो होता है वो हर काल में प्रासंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 92, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। पतन की ओर जाता हुआ समाज, उन्नतशील समाज, बिखरता हुआ समाज, और विकास की ओर अग्रसर समाज। तो जो पतन की ओर जाता हुआ समाज है उसकी ओर इंगित किया है। क्वेश्चन नंबर 93, समाज को गति कौन प्रदान करता है। तकनीकी विकास, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान। तो इस गद्यांश के हिसाब से साहित्य जो है समाज को गति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 94, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। पहला, जो समाज को मनोरंजन करते हैं। दूसरा, जो समाज का नैतिक बनाते हैं। तीसरा, जो समाज का विकास करते हैं। और चौथा, जो समाज को जागरूक करते हैं। तो ऑप्शन डी, जो समाज को जागरूक करते हैं, ऐसे साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, यानी कि हर काल में प्रासंगिक रहता है। जो समाज का दर्पण हो, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करें,
जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करें और जो पाठकों का मनोरंजन करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करते हैं वो कालजयी साहित्य बन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विश्वास शब्द का अर्थ है विश्व से संबंधित नियत, तत्व ज्ञान संबंधी, निश्चित धारणा और विश्वमय। तो इसका करेक्ट आंसर है निश्चित धारणा। क्वेश्चन नंबर 97, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। समाज के बदतर होने की स्थिति यानी कि अत्यधिक बुरा शब्द को रेखांकित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। ए, मूल्यों के बिखरने की, बी, नए सिद्धांत के बनने की, सी, सामाजिक विघटन की और डी, समाज के आधुनिक होने की। तो इसका करेक्ट आंसर है मूल्यों के बिखरने की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, वे श्रृंखलित में प्रत्यय है त, इत, खलित और लित, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इत। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से पहले गद्यांश के आधार पर 99 तक के क्वेश्चन थे, 99 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं दूसरे गद्यांश के ऊपर। ये पद्यांश होता है। सी टेट में एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछे जाते हैं। गद्यांश यानी कि जो कहानी टाइप का रहता है और पद्यांश यानी कि कविता। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 100 से 105 जो क्वेश्चन है 105 वो इस पद्यांश के आधार पर पूछे गए हैं। पद्यांश क्या कहते हैं, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। ये पद्यांश यानी कि कविता दी गई है। अब क्वेश्चन चलते हैं इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 100, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हृदय राज की जो रानी है वो आकाश, संध्या, तिमिर और मेघ, ये बताना है। तो संध्या के लिए प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, नवचेतना का, वेदना का, प्रेम भाव का, प्रकृति का। तो इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है। तो पद्यांश में जो है अनुप्रास, यमक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित दिखता है। क्वेश्चन नंबर 103, दिवसावसान का संधि विच्छेद आपको बताना है। दिवाधन अश्वान अवसान, बी, दिवसा प्लस वसान, सी, दिवस प्लस आसवन और डी, दिवस प्लस अवसान। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, दिवस प्लस अवसान, दिवसावसान ऐसा। क्वेश्चन नंबर 104, किसके हंसने की बात की गई है, एक तारा, संध्या, आकाश या मेघ। तो इसमें तारा के हंसने की बात कही गई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है, बादलों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, सूर्य लालिमा से भरे आकाश से और तारों भरे आकाश से। तो इसका करेक्ट आंसर है बादलों से भरे आकाश से उतर रही है। क्वेश्चन नंबर 106, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाते हैं। पहला सेटिंग, दूसरा कथानक, तीसरा क्लाइमैक्स और चौथा थीम। तो इसका करेक्ट आंसर है सेटिंग। किसी भी कहानी का समय और स्थान जो होता है उसका सेटिंग कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। भाषा में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। पहला, अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए। दूसरा, विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। तीसरा, भाषा अस्मिता और संस्कृति ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है। और चौथा, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4। बाकी सभी में आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जबकि ऑप्शन डी 4th में आपको पॉजिटिव आ रहा है। सी टेट के एग्जाम में कभी भी जो नेगेटिव पॉइंट को इंगित करता है उसको नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो गलत रहता है। पॉजिटिव अप्रोच को ही लेते हैं और वही सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 108, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए।
योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह पहला अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। दूसरा, बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। सी, प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। और डी, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द्विभाषावाद का अर्थ होता है कि बच्चे की संस्कृति और भाषा दोनों को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 109, कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां हैं और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं। मिलान करें। संप्रेषण भाषा शिक्षण, प्रत्येक विधि, व्याकरण, अनुवाद और वेस्ट की नवीन विधि। इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा सही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, यानी कि पहला का पहला। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जो होता है वो सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा होती है। प्रत्यक्ष विधि जो होता है वो व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना होता है। व्याकरण अनुवाद जो होता है वो लिखित साहित्यिक सामग्री है। और डी, वेस्ट की नवीन विधि जो है वो मौन पाठन है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं, ये सही है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा, ये गलत है। संस्कृत प्राचीनतम जो है प्राचीन भारत की भाषा है। हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंगुआ फ्रांका है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। पहला, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, अंतःक्रियात्मकवादी और उपयोगितावादी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं जो ग्रहण किए जाते हैं। तो श्रवण और पठन ग्राह्य कौशल के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है। प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता। इसमें क्या है, विद्यार्थी जो है समूह बनाकर किसी टॉपिक के विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इसको क्या कहलाते हैं। तो यह है सहयोगात्मक अधिगम, एक दूसरे के सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर 114, एक अध्यापक ने बच्चे को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम किया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना। दूसरा, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना। तीसरा, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। और चौथा, विद्यार्थियों को कोर्स विषय सामग्री से परिचित कराना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा। छंद शास्त्र, द्रव्यनात्मकता, प्रशासनिक अध्यादेश, काव्य। तो इसका करेक्ट आंसर है छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 116, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। भाषा परीक्षण का प्रभाव, कक्षाई प्रभाव, पुनर्बलन या विधि प्रभाव। करेक्ट आंसर है भाषा परीक्षण का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 117, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सिखाने में मदद कर रही है। वह चाहती है कि विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। तीसरा, वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। और चौथा, वह अधिगम को और वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणित सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। बोलने की गति, वक्ताओं का जेंडर, वक्ताओं की संख्या, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। पहला, ड्रामा। दूसरा, अभिनय की कक्षा। तीसरा, निर्देशन। और चौथा, रोल प्ले।
इसको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 120, श्रवण में क्या शामिल है? विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, और ध्वनि सुनना ध्वनियों जैसी है तदनुसार डिकोड करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट ये आ जाते हैं हिंदी भाग 2 सीटेट 2024 भाग 2। ये उनके लिए रहता है जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं या फिर अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और सेकेंड लैंग्वेज जो होता है हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, वो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें भी गद्यांश दिया है, गद्यांश और पद्यांश दोनों रहता है और एक गद्यांश के आधार पर फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। इसमें 121 से 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 100 जो इस गद्यांश के आधार पर 121 से 128 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं गद्यांश में क्या कहा गया है। जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। व्यक्ति के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसी गोधुली में बसते हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। जिंदगी के उस पन्ने को पलटकर पढ़ना चाहिए जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हों। ये गद्यांश दिया गया है। अब क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है कि जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है। पहला, जिसमें सुख ही सुख हो, दूसरा जिसमें असफलताएं हो, तीसरा जिसमें फूलों की सुगंध हो और चौथा जिसमें चुनौतियां हों। तो आंसर 4 जिसमें चुनौतियां हों। क्वेश्चन नंबर 122, सिफत का अर्थ है स्वीकृति, विशेषता, अनुभव या उद्देश्य। तो सिफत का अर्थ होता है विशेषता। क्वेश्चन नंबर 123, गोधुली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है। जय पराजय के अनुभव से परे लोग, फल की कामना न करने वाले लोग, जीवन में परिश्रम करने वाले लोग और विवशता और अभाव में जीने वाले लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है जय पराजय के अनुभव से परे लोग। क्वेश्चन नंबर 125, गोधुली से तात्पर्य, गोधुली बेला जो बोलते हैं वो उसका अर्थ होता है संध्या बेला, शाम के समय को गोधुली बेला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, साहसी व्यक्ति की सबसे पहली पहचान क्या है। वो बहुत निडर होते हैं, बाधाओं से नहीं घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता और चौथा वह सदा आगे बढ़ता जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 126, निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी का अर्थगत विशेषता है। अभाव, रहित, सहित या अधिकता। तो नी का जो अर्थ होता है वो रहता है रहित। किस गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं। साहस, संतोष, निष्कपट या नेतृत्व। तो इसका गद्यांश के अर्थ के अनुसार साहस का होना व्यक्ति के और बाकी गुण का स्वतः पैदा होना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना से क्या अभिप्राय है। अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना, दूसरों के अनुसार ज़िंदगी जीना, तीसरा सबका हित देखना और चौथा अपने दाएं बाएं देखकर चलना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरों के अनुसार ज़िंदगी जीना। अब फिर से एक गद्यांश दिया गया है जिसमें 129, 129 से 135 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस गद्यांश के आधार पर। गद्यांश कुछ इस प्रकार है। मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है संगीत। संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्रकृति प्रदत्त कला है। ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम अपने मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। संगीत एक सार्वभौमिक कला है। संगीत का जन्म आनंद से होता है और हमारे लिए आनंद का सृजन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करता अपितु हमें संस्कारित भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाई को उद्वेलित करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। गद्यांश में तो संगीत के ऊपर बताया गया है, संगीत से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 129, सर्वोच्च का संधि विच्छेद। सर्वोच्च का संधि विच्छेद सर्वधन उच्च। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है। संगीत हमारे
मन की अच्छाई को सामने ला करके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? तो गद्यांश में तो पूरा संगीत की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 132, संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम है। संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है? स्वर, लय, छंद, अलंकार, मुद्रा, भाव, रंग, आकृति। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्वर और लय। क्वेश्चन नंबर 133, सार्वभौमिक का अर्थ है समान भाव से व्याप्त, स्वदेश में व्याप्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त, सभी धर्मों में व्याप्त। तो सार्वभौम यानी कि संपूर्ण जगत में व्याप्त। क्वेश्चन नंबर 134, संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, संगीत का ज्ञान होना चाहिए, संगीतज्ञ से पहचान करनी चाहिए और सुरीली कंठ होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त है, यह ख्याति प्रदान करता है, यह सर्वसुलभ है, और डी, यह आनंद का सृजन करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, आनंद का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 136, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है? अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो इसका डी करेक्ट आंसर है, अधिगम के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 137, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है? भाषा लेख, शिक्षण सामग्री, पाठ्य सामग्री या वास्तविक वस्तुएं। रिलिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? रेल यात्रा टिकट, टेलीविज़न, पैडलेट, पाठ्य पुस्तकें। तो ऑप्शन 3 पैडलेट जो होता है वो सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 139, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 21 फरवरी, 13 अप्रैल और 1 जनवरी को। तो 21 फरवरी को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 140, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य सीधन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। इसके बाद उसने कार्यपत्रक वर्कशीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाएं। इस पठन का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि पहला, विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, दूसरा, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, तीसरा, स्वास्थ्य और धन का पर पाठ को कंठस्थ किया जाए, और चौथा, स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें। तो जो CTET के द्वारा जो एक आंसर लिया गया उसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं, यानी कि जिसने भी पहला और दूसरा दोनों को लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 141, ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है। तो ये जो होती है वो अनौपचारिक ईमेल होता है। औपचारिक पत्र हो तो ये भी हम पढ़ते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से होते हैं। तो जो अपने मित्र को लिखते हैं वो अनौपचारिक होते हैं और जो ऑफिशियल लेटर रहते हैं वो औपचारिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? लिखित परीक्षा, परियोजना, कक्षा प्रस्तुतिकरण और प्रदत्त कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, लिखित परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 143, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। यह किसके द्वारा अनुशंसित है? संज्ञानात्मकवादी, मानवतावादी, मनोविश्लेषणवादी और व्यवहारवादी। तो इसका करेक्ट आंसर है संज्ञानात्मकवादी। क्वेश्चन नंबर 144, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं? तो उसको जंतु कथा, विज्ञान फिक्शन, यात्रा वृत्तांत या फंतासी। तो ये जो होता है वो जंतु कथा कहलाएगा क्योंकि उसमें मुख्य पात्र कौन है? पशु है। क्वेश्चन नंबर 145, शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है? सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। दूसरा, सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर अनुभव पर निर्भर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 146, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? किसी अवधारणा के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से
प्राप्त तत्वों को मिलाना। इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता का अर्थ है खुले अंतर वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती है और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं। ये भाषा रचनात्मकता क्रिएटिविटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 147, भाषा की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है? एक भाषिक शिक्षा, हिंदी में मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद और बहुभाषा शिक्षा। तो इसमें मातृभाषा का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पठन विकार, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया लेखन विकार, सी लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया पठन विकार और पठन वैकल्य डिसलेक्सिया लेखन विकार। तो ए और बी जो है वो दोनों सही हैं, यानी कि पठन वैकल्य को डिसलेक्सिया कहते हैं और जो लेखन में जो वैकल्य होता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती है। गलतियां सही नहीं है कहा जा रहा है। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। और चौथा, गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। तो चौथा जो है वो गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत का पालन कर रही है। अब देखते हैं सीटेट दिसंबर 2024 का हिंदी भाषा का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। दिसंबर 2024 ये हिंदी भाषा एक है, यानी कि जिन्होंने भी हिंदी को पहले लैंग्वेज चूज़ किया है उनके लिए है। गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश के बेस पे 91 to 99 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसको आपको हल करना है इस गद्यांश के आधार पर। गद्यांश में कुछ ऐसा बोला गया है कि शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक और लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीज़ों को घटाती है या उनका स्वरूप बदलती है। क्योंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने के काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं रीति रिवाजों को जारी रखने के लिए उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति न तो एकाकी होती है, न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और न उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। यह गद्यांश दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 बोला जा रहा है, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। यह बात कैसे समझी जा सकती है? पहला, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। शिक्षा और संस्कृति को जोड़कर देखे जाने से उसका प्रभाव पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो शिक्षा, इस गद्यांश के आधार पर शिक्षा सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक या आर्थिक? तो सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? पहला, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म, आदान प्रदान और मौखिक। तो करेक्ट आंसर है आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 95, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय है संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। करेक्ट आंसर है यही, संस्कृति जो होती है समय और स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। और बाकी संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है।
संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है। संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तथा, से, के लिए, की। तो तथा कारक चिन्ह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, किस शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है? इक तो सामाजिक, समाजधन इक, सामाजिक जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है। शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि वह परंपराओं को रूप देती है। वह रीति रिवाज की परिचायक है। वह परंपराओं को जो का त्यों स्वीकारती है। वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। तो ऑप्शन 4 है, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। अब पद्यांश दिया हुआ है और इस पे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 100 से 105 इस पद्यांश के आधार पर है और इस पद्यांश को पढ़कर ही उसके उत्तर दिए जाएंगे। पद्यांश कुछ इस प्रकार है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिड़काए जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मोह कोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाज सिखाएं, उगर रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। क्वेश्चन नंबर 100, पद्यांश में सिहनाद शब्द से आशय है ललकार, युद्ध ध्वनि, समवेत स्वर और सिंह की गर्जना। तो ये जो है वो ललकार के लिए उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं, लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, जय जयकार के नारे लगाए जाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। लाल सिखाएं, जला अस्थियां, पुण्यवेदी और लघुदीप। तो जला अस्थियां ये भिन्न शब्द समूह है। क्वेश्चन नंबर 109, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर, यह भाव किस पंक्ति के लिए मुखरित हुआ है? सहमी धरती रही अभी तक डोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, छिड़काई जिसने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी की राजनीतिज्ञ। तो करेक्ट आंसर है स्वतंत्रता सेनानी। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? समाज सुधार, प्रकृति प्रेम, पाखंड या देश प्रेम। तो इसमें देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री, वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, और अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में लिखी गई सामग्री। तो सामग्री की प्रामाणिकता जो है वो जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। श्रवण और पाठन, सुनना और पाठन का जो होता है ना वो ग्रहणशील कौशल के रूप में गिना जाता है। 108, क्वेश्चन नंबर 108, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि, क्या बोला जा रहा है कि अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? अधोमुखी, शीर्षमुखी उपागम, बॉटम टू टॉप, बॉटम अप, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम, यह ना तो टॉप है डाउन है और ना ही बॉटम अप उपागम है, और शीर्ष अधोमुखी उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अधोमुखी शीर्षमुखी, अधो शीर्षमुखी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? पहला, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। दूसरा, विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। सी, फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया। और चौथा, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहते हैं? समाकलनात्मक प्रेरण,
यांत्रिक प्रेरण, यह न तो यांत्रिक है और ना ही समाकलनात्मक है। समाकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की। तो ये जो है ऑप्शन बी यांत्रिक प्रेरण इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भाषा का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान प्रतियुक्ति। सामाजिक विज्ञान प्रतियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाली दूसरी बोली बोलने वालों वाले की बात समझ पाते हैं। बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। तीसरा, कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। और चौथा, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। तो इसका जो आंसर है, इसका सभी आंसर है सी टेट के द्वारा जो आंसर लिया गया ऑल करेक्ट है। अगर कोई एक ऑप्शन भी सही लगाते हैं तो आपको उसका नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है। प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, कोई एक आलेख लिखना या रोल प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रयोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, व्याकरण परक ज्ञान, युक्ति परक ज्ञान, दक्षता और घोषणात्मक ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर है घोषणात्मक ज्ञान, डी। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है। चित्रों की सराहना करना, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना, और चौथा, चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना कर पाना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, तमिल। तो हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। भारत में अब शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है, तो इसको आप देख के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 117, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। सतत सारगर्भिक आकलन, निपुणता आकलन, निदानात्मक परीक्षण और पोर्टफोलियो। इसका करेक्ट आंसर है पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। ऑप्शन निगमनात्मक विधि, खोजबीन विधि, सचेतनता जागृत करना और स्कीमा की सृजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सचेतनता जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा अधिगम में सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता क्या है। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 120, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा कार्य नहीं है। अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। पहला, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। यह रेगिस्तान है। यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं। तीसरा, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।
और चौथा, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उनके पास इसलिए उनके पास बोलने की के लिए सामग्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से पार्ट 2 यानी कि हिंदी में जिन्होंने हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट किया था उनके लिए था। अब गद्यांश कुछ इस प्रकार है। एक स्वतंत्र और जनतांत्रिक समाज के लिए सामान्य संस्कृति को पोषित करने वाली उच्च स्तरीय शिक्षा बहुत आवश्यक है। यह तभी संभव है जब शिक्षा बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करें। यह सब विद्यालय जैसे संस्था में संभव हो सकता है। विद्यालय शिक्षा से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में शिक्षा का एक विशिष्ट स्थान है। यह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर बहुआयामी प्रभाव डालती है। शिक्षा का कार्य शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाना है। विद्यालय यह काम कर सकता है। विद्यालय में शिक्षा का वातावरण बच्चों को जानकारी देने, लिखना पढ़ना सीखने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें स्वतः सीखने के लिए बढ़ावा देने वाला हो, जिससे उनमें विभिन्न संस्कृतियों की समझ पैदा होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक, जनतांत्रिक एक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 122, विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए? तो विद्यालय का परिवेश जो होना चाहिए ना, स्वतः अधिगम को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा शब्द भिन्न है? संस्कृति, समाज, स्वतंत्र, शिक्षा। तो स्वतंत्र जो है वो भिन्न शब्द है। शिक्षा, समाज और संस्कृति एक ही चीज को रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 124, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य किसका है? संस्कृति, शिक्षा, नीति, समाज। गद्यांश के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य शिक्षा का है। क्वेश्चन नंबर 125, जनतांत्रिक समाज के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है? पहला, वर्ग भेद पैदा करने वाली। दूसरा, आजीविका के अवसर देने वाली। तीसरा, जानकारी देने वाली। और चौथा, संस्कृति का संवर्धन करने वाली। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति का संवर्धन करने वाली। क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षा किस प्रकार से संस्कृति को पोषित करने वाली बन सकती है? बच्चों में पठन लेखन का कौशल विकसित करके, बच्चों को विद्यालय में नामांकित करके, बच्चों के लिए बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करके और बच्चों को तरह तरह की सूचनाएं देकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों के लिए बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करके। क्वेश्चन नंबर 127, विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 128, विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात सही है? विद्यालय धर्म से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित नहीं करती। ये एकदम सही है। अब फिर एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पहचानने हैं कि सही आंसर देने हैं। गद्यांश कुछ इस प्रकार है। विभिन्न भाषाओं में साहित्य की विशिष्ट विधा के रूप में संस्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में भी संस्मरण लिखने की एक सुदीर्घ परंपरा है। जनमन की जीवन यात्रा की अंतरंग छवियों को संस्मरण कह सकते हैं। संस्मरणों में जीवन में आने वाले पंक्तियों, पात्रों, स्थानों और घटनाओं की अंतरंग छवियां प्रस्तुत की जाती हैं। इसीलिए इसमें साधारण से साधारण और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं। कई बार साहित्यकार अपने संस्मरण को एक व्यापक यथार्थ से ही जोड़कर रखते हैं, तो कई बार उसमें अपनी कल्पना का भी पोस्ट भर देते हैं। कुछ साहित्यकार अपने संस्मरण के माध्यम से मानवीय सरोकारों को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो ये रहा गद्यांश और इसके बेस पे उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 129, संस्मरण में साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं क्योंकि यह विशिष्ट साहित्यकार द्वारा लिखे जाते हैं। इसमें विशिष्ट घटनाओं व पात्रों का ही चित्रण किया जाता है। इसमें जीवन में आने वाले किसी भी पात्र, प्रसंग, घटना का चित्रण होता है। यह साधारण साहित्यकार द्वारा लिखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130, गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है? जीवन यात्रा की अंतरंग छवियाँ, शब्दों का सरस प्रयोग, विशिष्ट विचार दर्शन, संस्मृतियों का संकलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन यात्रा की अंतरंग छवियाँ। क्वेश्चन नंबर 131, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के बारे में है?
प्रस्तुत गद्यांश साहित्य विधा की किस विधा के बारे में है? कहानी, संस्मरण, निबंध और जीवनी। तो ये संस्मरण के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 132, सुदीर्घ का अर्थ है अति निपुण, अति सुंदर, बहुत लंबा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो बहुत लंबा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न शब्द समूह की पहचान करें। सुदीर्घ परंपरा, अंतरंग, भिन्न शब्द समूह पहचानना इसमें, अंतरंग छवि, व्यापक यथार्थ, जीवन यात्रा। तो जीवन यात्रा इससे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 134, कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करते हैं? पहला समाजवादी दृष्टिकोण, दूसरा वैज्ञानिक चेतना, तीसरा संघर्षशीलता, चौथा मानवीय सरोकार। तो इसका करेक्ट आंसर है मानवीय सरोकार। क्वेश्चन नंबर 135, गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? संस्मरण की विशिष्ट विधा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्मरण केवल हिंदी साहित्य की ही विधा है। संस्मरण में साधारण व विशिष्ट हर तरह के प्रसंग शामिल होते हैं। साहित्यकार संस्मरण में अपनी कल्पना का भी पुष्ट भर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संस्मरण केवल हिंदी साहित्य की विधा है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, कृपा और कर्ण जुड़वा हैं और मणिपुर की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है। बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीकों को किस रूप में जाना जाता है? बोली, वाक क्रिया, मणिपुरी या व्यक्ति भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्ति भाषा, आइडियोलैक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? प्रक्रियात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, ज्ञान का अनुप्रयोग और भाषा अर्जन उपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उद्घोषणात्मक ज्ञान। सिर्फ वो नियम जानती है लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानती है, इसको कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 138, शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। पहला सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता, सामाजिक भाषिक दक्षता, युक्तिपरक दक्षता और संप्रेषणात्मक दक्षता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन नंबर 139, कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सकें। अध्यापक शिक्षार्थियों में किस बात को समुन्नत करना चाहती है? समालोचनात्मक साक्षरता, विश्लेषणात्मक पठन, साहित्यिक कौशल और भाषा साक्षरता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समालोचनात्मक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 140, अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, उसका हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है। दूसरा, उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है। तीसरा, उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। और चौथा, उसका उड़िया भाषा अधिगम भाषा अर्जन है। तो इसका सी जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141, यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है? जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है जिससे कि वह उस भाषा के सहजात वक्ता के नज़दीक आ सके। जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों के लिए भाषा सीखता है। एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है। और जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है जैसे कि रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए जो सीखता है वह यांत्रिक या प्रेरणा कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है, पता लगाइए कि वह पाठ्य सामग्री भाषा की किस प्रयुक्ति से संबंधित है। अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया। एक राजनीतिक प्रयुक्ति है, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति, क्रांति प्रयुक्ति या विज्ञान प्रयुक्ति, इसमें बताना है। ये जो है सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 143, कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्राह्यशील कौशलों को महत्व नहीं देता है। ग्राह्यशील कौशलों से उनका क्या तात्पर्य है? तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, ये हर बार आया हुआ है। ग्राह्यशील जो पठन होता है ना, वो श्रावण और पठन कहलाता है। यानी कि जब हम कुछ सुनते हैं तो हम उसको ग्रहण करते हैं
और किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं तो उसको अपने मन मस्तिष्क में अनुभव करते हैं, तो वो भी ग्राह्यशील कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है श्रवण और पठन जो है ग्राह्यशील है। क्वेश्चन नंबर 144, श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम में क्या शामिल है? पहला, वाक सामग्री का ऑडियो के सारांश को सुनना। दूसरा, सामग्री वाक या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। तो 20 का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। दूसरा, प्रिपरेटरी चरण के दौरान शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तीसरा, माध्यमिक चरण में एक केंद्रक भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। और चौथा, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 146, भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न हैं? पहला, समूह बनाना। इसका करेक्ट आंसर ए है। देखते हैं कौन कौन सा है। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण है? पहला, समूह बनाया जाएगा, फिर टॉपिक की पहचान करेंगे, उसके बाद योजना बनाएंगे, फिर आंकड़ों का संग्रहीकरण करेंगे, जितने भी आंकड़े उसको इकट्ठा करेंगे, फिर आंकड़ों की व्याख्या करेंगे, फिर प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइनल करना। तो एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? भाषा इतिहास का खजाना है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है। तीसरा, कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है। और चौथा, भाषा पहचान अभिव्यक्त करता है। जो इसका सी करेक्ट आंसर है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, एक ऐसी परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है? तो ये निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? सहराजकीय भाषा। अंग्रेजी जो है वह सहराजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 150, कक्षा 7 के अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके, फिर शिक्षार्थियों को दो के जोड़ों में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि के किस रूप में जाना जाएगा? फेरी वाला गतिविधि का एक प्रतिभागी, सामग्री और शिक्षण सहायक। तो वह एक सामग्री के रूप में जाना जाएगा। तो इस प्रकार सीजी टेट 2022-2024 के हिंदी भाषा के प्रश्न और साथ ही साथ सी टेट 2024 जुलाई और दिसंबर के हिंदी के पूरे प्रश्न इसमें बताया गया है। अब सीजी टेट का तो पेपर 1 फरवरी को होना ही है और साथ ही साथ सी टेट का पेपर भी 8 फरवरी को निर्धारित किया गया है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सुनील यूथ हब, उसमें भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।